सर्वेभ्य नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम वर्णों के बारे में पढ़ेंगे कि संस्कृत में वर्ण कितने हैं, कौन कौन से वर्ण प्रयोग होते हैं और उनका उच्चारण स्थान क्या है। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि य र ल व वर्णः, कि ये वर्ण हैं, कौन से वर्ण हैं। सपृष्ट हैं, ईषत् सपृष्ट हैं, अंतस्थः या अनुनासिकः। तो ये वर्ण हमने बताने हैं कि ये वर्ण कौन से हैं। तो ये वर्ण है अंतस्थ। कौन से हैं? अंतस्थ हैं। और उष्म में कौन से आएंगे हमारे? जो स, श, स और ह, ये आते हैं उष्म में। ठीक है। और स्पर्श स्पृष्टः में आएंगे हमारे क वर्ण से लेकर के म वर्ण तक, जो 25 वर्ण हैं वो आएंगे। अगला प्रश्न देख लीजिए, उच्चारणे बाह्य प्रत्यय कति विधः, कि उच्चारण में बाह्य प्रत्यय कितने प्रकार के हैं। पाणिनि के अनुसार बाह्य प्रत्ययों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? देखिए, 2, 11, 5 या 10। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 11। जो बाह्य प्रत्यय हैं वो कितने हैं? 11 हैं। अगला प्रश्न देखिए, माहेश्वर सूत्रों में चौथा सूत्र है। देखिए, अभी हम वर्णों की बात कर रहे हैं, इसके पश्चात हम जो हमारे उच्चारण स्थान है उनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो आपके चाहे वो टीजीटी लेवल हो, पीजीटी लेवल हो, सभी में उनमें से प्रश्न अवश्य बनता है। और ये तो यूजीसी नेट का भी एक टॉपिक है। देखिए, माहेश्वर सूत्र में चौथा सूत्र कौन सा है? ए औच है। ये माहेश्वर सूत्र कितने हैं? 14 है। उनमें से हमने बताना है कि चौथा सूत्र कौन सा है। तो 14 सूत्र आपको याद होने चाहिए। ठीक है, कि जैसे शुरू में आते हैं अ यूण री लरिक ए ओंग आई औच हय वरट, इस तरह से इन 14 सूत्रों को आपने पढ़ लेना है। चौथा सूत्र पूछा गया तो चौथा कौन सा होगा? पहला होगा अ ई उ अण, फिर दूसरा होगा री लरिक, और फिर होगा अयुण री लरिक ए ओंग, और फिर होगा आई औच। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ये माहेश्वर सूत्रों में चौथा सूत्र है। अगला प्रश्न देखिए कि कुल स्वरों की संख्या है। कुल स्वरों की कितनी संख्या है ये हमने बताना है। ये संस्कृत व्याकरण के अनुसार अच स्वरों की संख्या है 9, 7, 6, ये 8। तो संस्कृत व्याकरण के अनुसार जो स्वर हैं उनकी कितनी संख्या है? 9, 7, 6 या 8। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 9। कौन कौन से हैं? देखिए, अ ई उ अण, अणा नहीं आएगा, री लरिक ए ओंग और आई औच। ठीक है, तो 5 ये हो गए हमारे जो 5 मूल स्वर हैं, और 4 ये हो गए, तो कितने हो गए हैं? 9। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अच कितने हैं? 9 है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए कि पाणिनीय व्याकरण स्वराः सन्ति, कि पाणिनीय व्याकरण में स्वर हैं, कौन कौन से हैं? दीर्घ और प्लुत हैं, उदात्त अनुदात्त स्वरित हैं, अनुनासिकः उदात्त अनुदात्तौ। तो पाणिनीय व्याकरण में जो स्वर हैं वो कौन से हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, उदात्त अनुदात्त और स्वरित की बात की है किन्होंने? पाणिनीय व्याकरण में महर्षि पाणिनि ने। ठीक है, और ये 3 प्रकार के हो गए हैं, उदात्त अनुदात्त और स्वरित। पूछ ले कि स्वर कितने प्रकार के हैं? वो 3 प्रकार के हैं। और स्वर कितने हैं? वो 9 हैं। अगला प्रश्न देखिए, व्याकरणे मूल स्वराः सन्ति। कितना अच्छा प्रश्न है। संस्कृत व्याकरण में मूल स्वरों की संख्या है, कितनी है? 5, 7, 6 या 8। अभी हमने इसके बारे में बताया था कि मूल स्वर कितने हैं। मूल स्वर हमारे 5 हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। संस्कृत व्याकरण में मूल स्वर कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन से हैं? अ ई उ री लरी, ये 5 वर्ण जो हैं क्या है? मूल स्वर हैं। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए, वर्णमाला में वर्णों की संख्या है 11, 42, 13 या 33। तो वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 42। कई जगह 43 भी आ जाता है। अगला प्रश्न देखिए, 42 वर्ण कौन कौन से हैं? देखिए, 25 हमारे स्वर हो गए, 4 हमारे
अंतस्थ हो गए, 4 ऊष्म हो गए और 9 हमारे हो गए स्वर। तो ये देख लीजिए 4 8 और 9 17 और 5 22 और 4 तो कितने हो गए? 42 हो गए। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, छोटी सी छोटी व्यक्त खंड ध्वनि को कहते हैं, क्या कहते हैं? वर्ण, शब्द, पद या वाक्य। देखिए अभी हम उच्चारण स्थान तक पहुंचने से पहले वर्णों को देख रहे हैं कि वर्ण कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के हैं। ठीक है, उसके बाद हम उनके उच्चारण स्थान देखेंगे। ठीक है, तो छोटी से छोटी व्यक्त खंड ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अगला प्रश्न, वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 31, 41, 33 या 39। तो कितनी है? 33 है। और वो कौन कौन से हैं? अभी हमने बताया था 25 तो स्पर्श हैं। कितने हैं? 25 तो स्पर्श हैं, 4 अंतस्थ हैं और 4 ही कौन है? ऊष्म वर्ण है। और ये 33 क्या है? व्यंजन है। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए, स्वराणाम आभ्यंतर प्रयत्नम किम। आभ्यंतर प्रयत्न हमने बताना है सपृष्टम, विवृतम, ईषत् सपृष्टम या संवृतम। तो आभ्यंतर प्रयत्न कौन से होंगे और बताना किनका है? स्वरों का। स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा होगा? स्पृष्ट, ईषत् सपृष्ट, विवृत या संवृत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विवृत। स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा? विवृत होगा। अगला प्रश्न है, संध्या अक्षर होते हैं, कौन कौन से हैं? ये कवर्ग हो गया, ये अंतस्थ हो गया, ये श श ह हो गया और ये हमारे हो गए स्वर। तो इनमें से हमने बताना है कि संध्या अक्षर कौन से हैं। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा, ये संध्या अक्षर है। अगला प्रश्न देखिए, माहेश्वर सूत्रों में ह व्यंजन कितनी बार प्रयुक्त हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ह वर्ण हमने बताना है कि कितनी बार प्रयोग हुआ है माहेश्वर सूत्र में। 15 बार, 14 बार, 2 या 8 बार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, 2 बार ह वर्ण का प्रयोग माहेश्वर सूत्रों में हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, व्यंजन वर्ण की सही मात्रा है। व्यंजन वर्णों की मात्रा कितनी है? एक मात्रा, त्रिमात्रा, द्विमात्रा या अर्धमात्रा। तो प्रिय विद्यार्थियों, इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर क्या हो जाएगा? सही होगा डी, अर्धमात्रा। ठीक है, स्वरों के साथ उनकी पूरी मात्रा बन जाती है, ये अर्धमात्रा होती है इनकी। अगला प्रश्न, ए ओंग क्या है? प्रत्याहार है, क्रियापद है, तद्धित है या माहेश्वर सूत्र है? तो ये क्या है? ये माहेश्वर सूत्र है। क्या है ये? माहेश्वर सूत्र है, ए ओंग। ठीक है। अगला प्रश्न, हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होती है। हलों की होती है, लोप की होती है, अच की होती है या अव्यय की होती है? तो हलंत्यम से किसकी संज्ञा होती है? हल की होती है। ठीक है, हल, अंत्यम, अंतिम हल की क्या होगी? इत संज्ञा होती है हलंत्यम से। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रत्यय के आदि में स्थित चवर्ग और टवर्ग की इत संज्ञा करने वाला सूत्र है। प्रत्यय के आदि में स्थित चवर्ग और टवर्ग की लशक्व तद्धिते चुटु हलंत्यम या शह प्रत्यय। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो से पहले हमने एक वीडियो बनाया जिसमें हमने संज्ञा सूत्र किए थे, तो आप वो देख लीजिए वीडियो, उसमें हमने प्रैक्टिस भी की हुई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चुटू से। ठीक है, चुटू से चवर्ग टू टवर्ग। ठीक है, चुटू से चवर्ग और टवर्ग की इत संज्ञा होती है। अगला प्रश्न है, वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? या संस्कृत व्याकरण में ऊष्म वर्ण है, ऊष्म वर्णों का क्रम। प्रश्न किसी भी तरह से पूछ सकता है, आपको पता होना चाहिए कि ऊष्म वर्ण होते कौन से हैं। ठीक है, य व र ल ये ऊष्म है, अ ई उ री या श स स ह है या हमारे एच। तो ऊष्म वर्ण कौन से होंगे? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके पश्चात अगला प्रश्न, कु इति कथनेन के वर्णः बुध्यते, कि कु इस वर्ण से किन किन वर्णों का
ज्ञान हमें होता है वर्गीयः, कवर्गीयः, अवर्गीयः या उकार भेदः। तो प्रिय विद्यार्थियों, इससे हमें पता चलेगा क वर्ग का, ठीक है, क्योंकि जब हम उच्चारण स्थान अब हम पढ़ रहे हैं तो उनमें जो सूत्र होंगे उनमें इस तरीके से आएगा कु, चू, टू, तू, पु। तो इससे हमें क्या होगा, पू से पवर्ग, तू से त्वर्ग, टू से टवर्ग, चू से चवर्ग और कु से कवर्ग हो जाएगा। तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न, किम आम्रेडितम, क्या है किम आम्रेडितम। तो देखिए, द्विरुक्तम, द्विरुक्त पूर्वम, द्विरुक्त परम या द्विरुक्त मध्यमम, मतलब 2 बार वो बोला जाता है, लेकिन बोला कहाँ जाता है ये हमें बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सजातीयानाम अचाम मध्ये कति विधो भेदो भवति, कालकृतः, नासिकाकृतः, स्थानभागकृतः या उपयुक्त सर्वविधः। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सर्वविधः। सजातीयम अचाम कति विधो भेदो भवति, कालकृत, नासिकाकृत, स्थानभागकृत, ये तीनों होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऊकाल उज्जस्व दीर्घ प्लुतः इति सूत्रम अचाम कीदृशम भेदम प्रकटीकरोति, स्थानभागकृतम, नासिकाकृतम या फिर कालकृतम या स्थानकृतम। तो इन चारों में से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालकृतम। अगला प्रश्न है, को मुखात न उच्चार्यते, मकारः, अणकारः, अंगकारः या अनुस्वारः। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अनुस्वार। जो अनुस्वार है उसका उच्चारण मुख से नहीं होता, किससे होता है, नासिका से होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कति माहेश्वर सूत्राणि या माहेश्वर सूत्रों की संख्या है, माहेश्वर सूत्रों की कितनी संख्या है ये हमने बताना है। देखिए कितनी है, 10, पंचदश, चतुर्दश या चत्वारी। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने जब वीडियो शुरू किया तभी माहेश्वर सूत्रों से स्टार्टिंग हुई, तो उसमें कितने बताए हमने, चतुर्दश, 14 माहेश्वर सूत्र हैं। कितने हैं, 14 माहेश्वर सूत्र हैं। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, अच प्रत्याहारे कति वर्णा। अब पूछा गया है कि जो अच है, जो हमारे स्वर हैं, कितने वर्ण हैं, 4, 10, 13 या 9। क्योंकि अच में सारे स्वर आते हैं और जो हल है उसमें हमारे सारे व्यंजन आते हैं। अगर हम बात करें अल, तो अल में हमारे स्वर और व्यंजन सारे के सारे स्वर इसमें आ जाते हैं। किसमें, अल प्रत्याहार में। हल प्रत्याहार में सिर्फ व्यंजन आएंगे और अच प्रत्याहार में स्वर आते हैं। तो देखिए, अब अच प्रत्याहारे कति वर्णाः सन्ति, कितने वर्ण होते हैं अच में, ये हमने बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 9, कि स्वर कितने हैं हमारे, 9 हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अ इ उ अण इति कीदृशम सूत्रम, अ इ उ अण इति कीदृशम सूत्रम परिभाषा, अधिकारः, संज्ञा या नियमः। तो अ इ उ अण, यह जो सूत्र है ये किस प्रकार का है, ये संज्ञा सूत्र है, ठीक है। अगला प्रश्न, एकारः कति विधः, एकारस्य कियन्तो भेदः। एकार के हमें भेद बताने हैं, 6 विधः, 18 विधः, 12 विधः या 11 विधः। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 12 विधः। अगला प्रश्न है कि आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के हैं, द्विविधः, पंचविधः, त्रिविधः, 11 विधः, कि ये 2 प्रकार के, 5 प्रकार के, 3 प्रकार के या हमारे 11 प्रकार के हैं। तो आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के हैं, वो 5 प्रकार के हैं, जिनमें आता है सपृष्ठ, ईषत, सपृष्ठ, विवृत, इस प्रकार से, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, दीक्षित मतेन उपदेश शब्दस्य को अर्थः, दीक्षित मतेन उपदेश शब्दस्य को अर्थः, शास्त्रम आद्योच्चारणम गुणैः प्रापणम या कथनम। तो दीक्षित के मत में जो उपदेश शब्द है इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ है आद्य उच्चारणम, आदि उच्चारण, ठीक है। क्या है उपदेश का मतलब, आदि उच्चारण।
अगला प्रश्न, कति स्पर्श वर्णाः। देखिए अब पूछा गया है कि स्पर्श वर्ण जो हैं वो कितने हैं, स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है। पंच, पंचविंशतिः, त्रयोदश या चत्वारः। तो स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है, पंचविंशतिः, क्योंकि स्पर्श वर्णों में 5 वर्ग होते हैं और 5 वर्गों में 5-5 वर्ण होते हैं। 5 वर्ग में कितने कितने वर्ण हैं, 5-5 वर्ण है, तो इस प्रकार से 25 वर्ण होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, स्पर्श व्यंजनों के वर्ग हैं, कितने वर्ग हैं, अभी हमने बात की थी 2, 4, 5, 3, तो कितने वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके पश्चात जो अगला प्रश्न है देखिए, येषु कः अयोगवाः। येषु कः अयोगवाः। अयोगवाः हमने बताना है कि कौन सा है, सकारः, अनुस्वारः, अकारः या हकारः। तो अयोगवाह कौन सा होगा इन चारों में से, तो इसका सही आंसर होगा अनुस्वार। जो अनुस्वार है वो कौन है, अयोगवाह है। ठीक है, अयोगवाह, अ के योग के साथ वहन करने वाले वो क्या है, अनुस्वार हैं, जैसे कि अंग और अह है हमारा। ठीक है। तो अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, कः ध्वनि कंठोष्ठम। कः ध्वनि कंठोष्ठम कि कंठ और ओष्ठ की, देखिए उच्चारण स्थान हमारा शुरू हो गया है। कंठ और ओष्ठ से जिसका उच्चारण होता है वो कौन सा वर्ण है, आ, औ, ए या ई। तो कंठोष्ठ से किसका उच्चारण होता है, औ का उच्चारण होता है। ठीक है, तो ये कंठोष्ठम का उदाहरण है, औ। अगला प्रश्न है, व्याकरण में उपदेश का अर्थ क्या होता है, या व्याकरण में उपदेश क्या है, लोप है, आद्य उच्चारण है, आदर्श है या आगम है। तो अभी हमने ये प्रश्न पढ़ा था, ये पुनः प्रश्न आ गया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपने सभी साथियों को जो संस्कृत विषय की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को वीडियोस को शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, शिव सूत्र जाल किसको कहते हैं, माहेश्वर सूत्रों को, अष्टाध्यायी के सूत्रों को, या वार्तिक सूत्रों को, या उणादि सूत्रों को। तो इस शिव सूत्र जाल किसको कहा है, ये कहा है माहेश्वर सूत्रों को। ठीक है, माहेश्वर सूत्रों को ही क्या कहा है, शिव सूत्र जाल कहा है। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए, अंतस्थ वर्ण हैं कौन कौन से हैं, य व र ल है, या अ ई उ री लरिक है, या स श स और ह है, या ए ओ आई औ, ये 4 हैं। तो अंतस्थ वर्ण कौन से हैं, ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। य व र ल जो है ये अंतस्थ हैं, ये हमारे ऊष्म वर्ण हैं, कौन से हैं, ऊष्म वर्ण हैं, और ये हमारे 9 क्या है, स्वर हैं। ये 9 हमारे क्या हो जाएंगे, स्वर हो जाएंगे। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है कि य का संप्रसारण है, य का संप्रसारण हमने बताना है क्या होगा, व, अय, ई या ओ। तो क्या है य का संप्रसारण, ये हमने बताना था, तो इसका सही आंसर होगा ई। ठीक है, य का संप्रसारण ई है। ठीक है, ई की जगह क्या हो जाता है, य हो जाता है, और जो व है, व का संप्रसारण क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ए और आई का उच्चारण स्थान है, ए और आई का उच्चारण स्थान है क्या है, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, कंठतालु या मूर्धा। तो ए और आई का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, इसका उच्चारण स्थान होगा ऑप्शन नंबर बी, कंठतालु। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा कि ए और आई का उच्चारण स्थान क्या है, वो कंठतालु है। अगला प्रश्न है कि ऊष्म वर्ण नहीं है, ऊष्म वर्ण नहीं है, कौन से नहीं है, श, स, य या ह। तो ऊष्म वर्ण जो नहीं है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, य। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए, ऊष्म व्यंजन है। देखिए, स्पर्श व्यंजनों की बात की थी, अब पूछा है कि ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। ऊष्म व्यंजन अभी हमने इसके प्रश्न के बारे में बता दिया था आपको, तो मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ क्या है, ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है
कि स्पर्श व्यंजन नहीं है। स्पर्श व्यंजन बताना है कि कौन सा नहीं है। क, य, प, य, ट। तो स्पर्श व्यंजन कौन सा नहीं है? 5 वर्ग हैं इन स्पर्श व्यंजनों के। कवर्ग, चवर्ग, एक तो है चवर्ग, कवर्ग, चवर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है। अब इन 5 वर्गों में जो 5 वर्ण हैं आगे, जैसे कि क, ख, ग, घ और अंग, ठीक है, वो 5 भी इसी में काउंट होंगे। तो क वर्ग भी स्पर्श व्यंजन है, प भी है और ट भी है। जो य है ये स्पर्श व्यंजन नहीं है। ठीक है। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए कि ग व्यंजन है। ग व्यंजन है, व्यंजन तो है लेकिन कौन सा है? ठीक है, वो बताना है। अंतस्थ व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है या संयुक्त व्यंजन है? तो प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। कवर्ग के वर्ण कहे जाते हैं। क वर्ग के वर्ण कहे जाते हैं, क्या कहे जाते हैं वो? देखिए, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ, स्पर्श या फिर सर्श व्यंजन। तो जो स्पर्श व्यंजन होंगे वो क वर्ग के वर्ण कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, अ एवं आ परस्पर हैं, क्या है? सवर्ण है, पद है, संयोग है या संहिता है? तो ये परस्पर क्या है? ये परस्पर सवर्ण है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जो च वर्ण है वो क्या है? च वर्ण क्या है? ईषद विवृत है, ईषद सपृष्ट है, सपृष्ट है या विवृत है? तो च वर्ण क्या होगा ये हमने बताना था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सपृष्ट। च वर्ण क्या है? सपृष्ट है। अगला प्रश्न, त वर्ण है। त वर्ण है वो क्या है? संवार, घोष, नाद या अल्प प्राण? तो त वर्ण क्या होगा ये हमने बताना है कि त वर्ण क्या होगा। संवार, घोष, नाद, अल्प प्राण। तो त वर्ण जो है ये हो जाएगा अल्प प्राण। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, महर्षि पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को विभाजित किया है। संस्कृत की वर्णमाला को विभाजित किया है 12 खंडों में, 16 खंडों में, 14 या 18 खंडों में। तो महर्षि पाणिनि ने जो संस्कृत की वर्णमाला है इसको विभाजित किया है 14 खंडों में। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से ईषत् सपृष्टः वर्णः चेतव्यः, कि नीचे लिखे गए जो वर्ग हैं इनमें से ईषत् सपृष्ट वर्ण हमने बताने हैं कि कौन से हैं। तो ईषत् सपृष्ट जो वर्ण है वो कौन से होंगे? तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? य वर्ण जो है वो ईषत् सपृष्ट है। ईषत् सपृष्ट वर्णः कः? यकारः, नकारः, जकारः या शकारः? तो ईषत् सपृष्ट कौन से होंगे? ईषत् सपृष्ट अभी हमने पिछले प्रश्न में इसका आंसर जान लिया है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? यकारः। ठीक है, क्योंकि य, व, र, ल जो ये 4 वर्ण है ये चारों क्या है? ईषत् सपृष्ट में आते हैं। अगला प्रश्न है, क आदयो म वशानाः सन्ति, कि क से लेकर म पर्यंत जो वर्ण है वो कौन से हैं? ऊष्म है, अंतस्थ है, संकेतः या स्पर्शः? तो वो कौन से वर्ण है? वो स्पर्शः, स्पर्श वर्ण होते हैं। क से लेकर म तक के 25 वर्ण। ठीक है। अगला प्रश्न, विद्या ददाति विनियम इत्यत्र को अनुनासिको वर्णः। अब इसमें अनुनासिक वर्ण बताना है कौन सा है? वकार, धकार, नकार या तकार? तो जो अनुनासिक वर्ण है इसमें वो अनुनासिक वर्ण है नकारः। ठीक है, क्योंकि पंचम वर्ण जो हैं वो क्या होते हैं? अनुनासिक होते हैं। अगला प्रश्न है कि नीचे लिखे वर्णों में तकार का सवर्ण कौन सा है? तकार का सवर्ण ग, अड़, च या ध? तो इसका सवर्ण क्या हो जाएगा? इस वर्ग का कौन सा होगा वही इसका सवर्ण हो जाएगा ध। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए कि शंभु के मतानुसार संस्कृत वर्णों की संख्या है कितनी है? 48, 64, 42 या 47? तो शंभु के मतानुसार संस्कृत वर्णों की संख्या हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी 64। ठीक है।
अगला प्रश्न कि भट्टोजी दीक्षित के मत में आभ्यंतर प्रयत्न हैं, कितने प्रकार के हैं? द्विधा, चतुर्धा, त्रिधा या पंचधा, कि कितने प्रकार के हैं आभ्यंतर प्रयत्न भट्टोजी दीक्षित के मत में? तो ये हैं 4 प्रकार के। चतुर्धा, इन्होंने कितने प्रकार के आभ्यंतर प्रयत्न माने हैं? 4 प्रकार के। अगला प्रश्न कि स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं, क्या कहते हैं? मात्रा, ह्रस्व, अनुस्वार या प्लुत। तो जो स्वरों के उच्चारण में लगने वाला समय है उसको हम कहेंगे मात्रा। क्या कहेंगे? मात्रा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तभी तो कहते हैं जो ह्रस्व वर्ण है उनमें 1 मात्रा का समय लगेगा, जो दीर्घ वर्ण है उनमें 2 मात्रा का समय लगता है, और जो प्लुत है उनमें त्रिमात्रा का समय लगता है। अगला प्रश्न है कि श्र एक संयुक्त व्यंजन है, ये किन 2 वर्णों के मेल से बना है? स और र से, श और र से, स और र से, या स्र और अ से। तो ये जो संयुक्त व्यंजन है ये किससे मिलकर बना है ये हमने बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि सही विकल्प चुनिए। सही बताना है इन चारों में से क्या है, कि ये जो 4 दे रखे हैं ये इन वर्णों के अष्टादश भेद हैं। अन्य पदार्थ प्रधानः द्वन्द्वः, कारकाणि सन्ति सप्त, कारक 7 हैं, विभक्ति कितनी है? 6 हैं। तो जो अन्य पद प्रधान है ये द्वंद्व में नहीं होता। ठीक है। कारकाणि, कारक जो हैं वो 7 हैं, ये गलत है। विभक्ति सन्ति 6 हैं, विभक्ति नहीं है। और अ ई उ री के जो है 18 भेद हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि इन चारों वर्णों के कितने भेद हैं? 18 भेद हैं। तो प्यारे बच्चों, जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने साथियों को शेयर ज़रूर करें। आज हमने वर्णों के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।